नमस्कार भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, बंगाल में माहौल बहुत गरमाया हुआ है। एक एआई जनरेटेड बताया जा रहा है, वीडियो आया है जिसमें कि हुमायूं कबीर ये दावा कर रहा है कि बीजेपी उसको 1,000 करोड़ रुपया ऑफर कर रही है और अब कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये ममता का खेला है। बिल्कुल होगा। देखो, 4 मई तक हर दिन बीजेपी का नुकसान होता ही रहेगा। हमने पिछले, मैं मानता हूं कि कम से कम 10-12 साल से हम देख रहे, जिस दिन तक मतगणना नहीं होती तब तक बीजेपी का नुकसान होता ही रहता है। साला जिस दिन गणना पूरी होती है ना, उस वक्त नुकसान नहीं होता। वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो सॉल्व करो, वरना नुकसान होगा जरूर। मैं भी मानता हूं बिल्कुल नुकसान होगा बीजेपी का। और मीडिया में तो हर दिन नुकसान होता है। बीजेपी को अभी उसकी आदत हो गई है, खबरें नहीं देखते मोदी शाह। इसका कारण यही है कि उनको मालूम है वो क्या बोलेंगे नुकसान। जिस दिन बोलेंगे कि बीजेपी का फायदा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के होश उड़ जाएंगे कि अरे मीडिया मेरा फायदा बोल रही है, इसका मतलब मैं कोई गलती कर रहा हूं। एक देखो, अनुभव से एक थियरी तैयार हो जाती है। आज बीजेपी के रणनीतिकार है, बीजेपी के नेता है, उनके दिमाग में एक बात साफ है। जहां तक मीडिया में उनकी गलतियां, उनको नुकसान बोला जा रहा है, तब तक वो निर्धास्त है, कोई चिंता मत करो। जिस दिन ये बोलेंगे कि बीजेपी बिल्कुल सही जा रही है, बीजेपी का फायदा हो रहा है, उस दिन अमित शाह की नींद उड़ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगेगा। तो मीडिया में जो स्टिंग ऑपरेशन हो, ये हो, वो तो चलता रहेगा। वो अपने तरीके से खेलते रहेंगे या अपने तरीके से खेलते रहेंगे। जिनको पता नहीं है कि भाई मैच कौन सी हो रही है। अब क्रिकेट की मैच होने जा रही है और कोई मीडिया में बोलेगा कि 4 गोल से बीजेपी हारेगी, तो क्रिकेट खेलने वाला जय शाह तो खुश हो जाएगा ना। अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट का अध्यक्ष है, और उसको कोई बोलेगा कि तेरी टीम 4 गोल से हारने वाली है, तो बोलेगा ठीक है, अच्छी बात कही आपने, देखते हैं अभी मैच होने के बाद। क्योंकि उसको मालूम है गोल तो क्रिकेट में होते ही नहीं। तो जिस ढंग का ये विश्लेषण चलता है, अब आप वो जो अभय दुबे है या कोई शीतल सतीश शाह सिंह वगैरह है, मैं उनका सुनता हूं मजे लेने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो ये स्टिंग वगैरह ठीक है। दूसरी बात है, ये स्टिंग ऑपरेशन वगैरह 20-25 साल पुरानी बात हो गई। वाजपेयी के जमाने में वो कौन था, उनका अध्यक्ष था वो, बंगारू लक्ष्मण, उसका स्टिंग किया था, याद होगा आपको। बहुत सारे स्टिंग हुए थे। तो वो आउटडेटेड हो गया ना। अब आउटडेटेड, अब स्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे आप बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो। और दूसरी बात है कि ऐसी ऐसी बदनामी से वोट फिरते हैं, घूमते, वो जमाना 40 साल पुराना हो गया, अब नहीं होता। मोदी को मौत का सौदा कर बनाकर जो चुनाव जीतना चाहते थे, वो 25 साल पुराना जमाना है, 2002 की बात है। अभी तक वो जारी है। तो आइंस्टाइन का एक वचन मुझे याद आता है। आइंस्टाइन बोलता है, वही गलती रिपीट करते रहो और अलग से परिणाम आएंगे, इसका इंतजार करो। इसको बुद्धिमान कहते हैं। तो ये ऐसे बुद्धिमान है। ये 24 साल हो गए, 2 तप हो गए। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में 12 साल को तप बोला जाता है। तो इनकी 2 तपश्चर्या हो गई, फिर भी मोदी नहीं हार रहा है। तो रहने दो उनको, बेचारों को। मूर्खों की जन्नत में अगर खेल रहे हैं तो खेलने दो, उनको क्यों विचलित कर रहे हो। भाऊ, ममता बनर्जी कहाँ खड़ी नजर आ रही हैं? 90 लाख फर्जी वोटरों के नाम एसआईआर के जरिए हट गए हैं और ममता कैसे कैसे बयान दे रही हैं, कैसे कैसे हथकंडे अभी भी अपना रही हैं। क्या लगता है इस बार आपको ममता का भविष्य? नहीं, ममता का कोई भविष्य नहीं, यही तो भविष्य है। ममता का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वही बात मैं बोल रहा हूं ना कि अगर वेस्ट इंडीज के साथ हमारी मैच होने वाली है और अगर तुम श्रीलंका चले जाओ,
तो मैच होगी ही नहीं ना। आपको बीजेपी को चुनाव में हराना है और आप लड़ रही हो चुनाव आयोग के साथ, आप लड़ रही हो हाई कोर्ट के साथ, आप लड़ रही हो सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो जिनके साथ मैच होनी है उसके सामने आप खड़ी नहीं रह रहे। वो गलती वहां हो गई है। मैंने ये बार बार पिछले एक महीने में बताया कि ममता की अगर सबसे बड़ी गलती ये है कि वो केजरीवाल के रास्ते पर चली गई। उनको अगर चुनाव जीतना था तो हेमंत सोरेन के रास्ते पर जाना चाहिए कि कानून के साथ कोऑपरेट किया, जेल में गया, चुनाव के पहले जमानत पर आ गया, चुनाव आराम से जीत गया, अपने छठेरे भाई को मुख्यमंत्री बना, पत्नी को पार्टी सौंपी थी, आराम 3 महीने आराम करके बाहर निकल कर आया, चुनाव में जुड़ गया, बीजेपी को हराया उसने। तो बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से लड़ना जरूरी है। चुनाव आयोग से लड़कर आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव में है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट चुनाव में है ही नहीं। तो ममता की ये सबसे बड़ी गलती है कि वो पिछले 3-4 महीनों से चुनाव आयोग के खिलाफ जोर शोर से चुनाव लड़ रही। यही ममता का भविष्य है। और मैंने पिछले एक हफ्ते से, जब से मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे वीडियो बन रहा हूँ, कि ममता 100 के आगे, 100 तक भी नहीं पहुंची। ममता ट्रिपल फिगर में नहीं जा रही है। बीजेपी जीतेगी वगैरह छोड़ दो, वो पुरानी बात है। मैंने 2-2.5 महीने पहले मेरा प्रेडिक्शन दिया था बीजेपी 150 प्लस होने वाली है फरवरी के पहले हफ्ते में, यानी अभी कम से कम 9 हफ्ते तो हो गए उसको। वहां से मैं 150 प्लस पकड़ कर बैठा। अब वो 200 तक जाएगी, 175 पर बीजेपी अटकेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ममता हारेगी तो कितनी बुरी तरह से हारेगी। मुझे याद है जब महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे 1.25-1.5 साल पहले, तब जब बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो मैंने बोला था कि बीजेपी मेजोरिटी में आ जाएगी और अजीत दादा को छोड़कर एकनाथ और देवेंद्र मिलकर ही 170-160 पार करेंगे, तो वो 190 हो गए। तो मैंने बोला था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो 100 के नीचे रह जाएगी, लेकिन वो तो तुले हुए थे कि भाऊ को गलत साबित कर रहे हैं, वो 50 के नीचे आ गए। अब मैं क्या करूं, मैं गलत साबित हुआ। मैंने बोला था कि वो 100 के नीचे रहेंगे, लेकिन वो तो 50 के नीचे आ गए तीनों मिलकर। फिर जब बिहार की बारी आई तब भी मैंने वही बात की थी कि बुरी तरह से ये हारेंगे, लेकिन 100 क्या 75 तक चले जाएंगे। तो ये 50 के आसपास अगर अटक गए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तो ये मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो गलत साबित करने के लिए जितना बढ़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। घर में बैठे बैठे आप मुझे गलत साबित नहीं करोगे या चुनाव जीत नहीं पाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जमीन बहुत उपजाऊ है, मैं मानता हूं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और अगर फसल भी खड़ी है तो अपनी नहीं होती, जब तक काट कर घर नहीं लाओगे वो फसल आपकी नहीं होती। वो चिड़िया पंछी आकर खाकर निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए जब तक मतगणना नहीं होती, नतीजे सामने नहीं आते, तब तक आप जीते नहीं हो। और ये बीजेपी बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। और दूसरी बात है, बीजेपी का रणनीति का तरीका ये होता है कि हम जीते तो क्यों जीते ये भी ढूंढते। हम जीते हैं, मेहनत से जीते हैं, ये या कहां गलती से आ गए हमारे हाथ में। एक याद मजेदार चुटकुला यानी कहानी है। अन्नू कपूर जो है उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने इस पहली फिल्म में वगैरह काम किया था जिसमें अनिल कपूर भी था। तो इनका नाम भी अनिल है, लेकिन इनको अन्नू कपूर बोलते। तो राजकमल स्टूडियो में मैं गया, मुझे बोला था आ जाओ, तो मुझे 5,000 रुपए का चेक मिल गया। मैं खुश हो गया, साला इतना बड़ा पैसा मिल गया। और आगे चलकर पता चला वो चेक तो अनिल कपूर का था। तो हम अनिल कपूर के जो भाई है, उनका नाम मैं भूल गया, श्रीदेवी के पति थे, बोनी कपूर।
बोनी कपूर, तो वो आ गए, यार वो चेक तेरा नहीं है। तो अन्नू कपूर ने कहा मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं तो मुंबई में नया था, मेरे पास बैंक का खाता नहीं था, मैंने चेक बैंक में डाला भी नहीं था। तो बीजेपी का ये तरीका होता है, उनको एक अगर आसानी से सक्सेस मिल गया तो उसका भी स्टडी करते क्यों मिला, हारने के बाद तो किया जाता है, लेकिन ये अचानक बड़ा सक्सेस मिल गया तो बीजेपी की रणनीति बनाने वाली जो टीम है वो उसका स्टडी करती है कि क्यों मिला, हमने तो मेहनत इतनी नहीं की थी कि जितना फल आया, इसका मतलब किसकी तो किसकी गलती है। तो इसलिए पिछली बार जो चुनाव में हार मिली थी उनको, उसका तो स्टडी किया उसने, लेकिन उसमें उन्होंने 200 144 सीटें ऐसी वगैरह वगैरह उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए स्टडी किया था। तो उसमें 112 सीटें ऐसी है कि जहां हम कितनी भी मेहनत करें हम जीत नहीं पाएंगे, ये उन्होंने स्टडी कर कर निकाला। और इसलिए उन्होंने तय किया कि अगली चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में 112 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन बीज बोने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए नहीं, फसल काटने के लिए नहीं। बाकी 182 सीटें ऐसी है कि वहां फसल काटने के लिए मेहनत करेंगे। तो ये पहली स्ट्रैटेजी का तरीका उन्होंने निकाला है। अब ये 112 सीटें ऐसी है कि जहां मुस्लिम वोटर 35 से 70% तक है, तो इसमें बाद में मेहनत करेंगे, सत्ता आने के बाद देखेंगे। लेकिन अगर सत्ता लानी है तो 182 में से 150 के आगे जाना है, ये तय हुआ है। और इसलिए 182 सीटें इस ढंग से लड़े कि पूरी 182 सीटें जीतनी है, एक भी नहीं छोड़नी है, इस तरीके से उन्होंने तैयारी की है। और हर चुनाव क्षेत्र में जहां जीतना ही है वहां बूथ बूथ का ब्रेकडाउन किया है। तब दूसरी मैं चर्चा देख रहा हूं, अरे सेंट्रल फोर्सेस की इतनी कंपनियां आ गई, उतनी कंपनियां आ गई। अरे आरएसएस की भी कंपनियां हैं ना। अब कल असम का और केरल का चुनाव खत्म हो गया, तो वहां जो आरएसएस की कंपनियां हैं वो उठकर जाएगी बंगाल, समझे। वहां से असम से उठकर हेमंत बिश्व शर्मा आज आराम करेगा, कल पहुंच जाएगा बंगाल। उसके लिए तो 2 हफ्ते पूरे पड़े बंगाल में बवाल खड़ा करने के लिए। तो ये देखना पड़ता है कि सामने वाले की स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, राजनीति या चुनाव जो होता है वो शतरंज के बिसात जैसा होता है। आप यहां से कोई ऊंट उठाएंगे, वहां से हाथी उठाएंगे, आगे जो तिरछा चलाना है, जो कुछ करना है करो, लेकिन वो उठा के वहां रखने से पहले सोचना पड़ता है कि वहां रखने से सामने वाला क्या चाल करेगा, क्या मेरा हाथी या ऊंट मारा जाएगा, ये भी सोचना पड़ता है उसको उठाकर वहां रखने के पहले। तो अगर वहां रखने के बाद सामने वाला उसके मोहरे प्यारे कैसे घुमाएगा, ये भी तुम्हें सोचना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपका है, नुकसान आपका है। तो आपका हाथी या कोई मोहरा आगे जाएगा, मारा जाएगा। तो बीजेपी रणनीति बनाती है तो उस तरीके से बनाती है कि अगर हम यहां ये करेंगे तो ममता क्या करेगी, टीएमसी क्या कर सकती है, टीएमसी के गुंडे कहा क्या कर। अब ये और एक बात चल रही है कि बीजेपी के पास वोटर तो है लेकिन डरा हुआ है। जब आप आंखों से जो दिखता है वो देखना नहीं चाहते और दिमाग से देखना चाहते हो, तो दिमाग जो देखना चाहता है वही आपको दिखने लगता है। आंख दिखाती है वो आप सुनते तक नहीं, देखते तक नहीं। अब देखो, उस दिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने गए थे, हाँ, नॉमिनेशन, तो अमित शाह भी थे उनके साथ। तो बड़ी रैली निकली थी, वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे, तो वो झांझ बजा रही थी महिला, लाल पट्टे वाली साड़ी पहनकर सर धरकर बहुत सारी महिलाएं आई थी। उनमें से कितने लोगों को Z+ सिक्योरिटी है?
वो नगाड़े वाले तो 4 घंटे के पैसे लेकर आए, बजाय निकल गए, कल दूसरी जगह जाएंगे। उनको सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ममता के गुंडों ने उनको भी देखा है ना। साले उधर जाकर तू नगाड़ा बजा रहा था क्या, उसको मार सकते हैं, तो उसके उस मार की डर क्यों नहीं है उन नगाड़े वाले को। वो जान बजाने वाली महिला थी, वो अरे अमित शाह तो निकल जाएगा, शुभेंदु अधिकारी को Y+ सिक्योरिटी है, मुझे क्या है, मैं रैली में जाऊंगी, बाद में ममता के गुंडे मुझे मारेगी, वो डर उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरे पर है ना, वीडियो उपलब्ध है, देखो। अगर वो नहीं डर रहा है तो नोएडा में बैठे हुए जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं उनको डर कहां से दिखाई दे रहा है। तो उनके दिमाग में है, आंखों के सामने नहीं है लेकिन दिमाग में है कि बंगाल में बड़ी हिंसा होती है, वायलेंट होता है बंगाल का चुनाव, और इसलिए जो चैलेंजर होता है वो डरा हुआ होता है। ये थियरी पहले से तैयार है, अब डेटा लाओ उस थियरी में डाल दो। तो बंगाल में वोटर डरा हुआ है बीजेपी का, और कुछ बीजेपी वाले भी दिल्ली में बैठकर ये बोलेंगे आपको। मैं सिर्फ जर्नलिस्ट को नहीं बोल रहा हूँ, पत्रकारों को नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के भी कुछ लोग डरे हुए जो निगेटिविटी से, वो आपको बोलेंगे हाँ तो माहौल तो अच्छा है लेकिन हमारे वोटर डर कर नहीं निकले तो क्या करेंगे। अब ये नहीं देख रहे कि अगर चुनाव आयोग ने तय किया है कि कॉलोनी के अंदर भी बूथ लगेगा, आपको कॉलोनी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, 600-700 वोटर के लिए अलग से बूथ लगेगा, तो गुंडा रोकेगा कहां। अब ये सामने फैक्ट्स है, लेकिन जब दिमाग में बात है तो आंखें दिखा रही है, कान सुना रहे, वो सिग्नल पर प्रोसेसिंग ही नहीं होता। तो इसलिए बीजेपी का वोटर बहुत डरा हुआ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे, ये वोटर पिछले 2 साल से वेट कर रहा है ममता को हराने के लिए। ममता को हराने के लिए ये बंगाल का वोटर पिछले दो नहीं बोल सकते 18-20 महीने से बोलो, अगस्त 2024 से बंगाल का हिंदू ममता को हराने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। हसीना वाजेद भाग कर आ गई अगस्त 2024, उसके इमीडिएट बाद वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हो गए उसके सबसे पहली रिएक्शन सिलीगुड़ी में आई। सिलीगुड़ी बांग्लादेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, और उस रिएक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश में एक शिमला में जो अनऑथोराइज मस्जिद है वो तोड़ने के लिए 10,000 हिंदू रास्ते पर उतरे, जहां सिर्फ 1.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बिल्कुल। एक कांग्रेस का मंत्री भी वहां हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया मस्जिद तोड़ने के लिए। उस वक्त से मैं बोल रहा था कि हरियाणा का चुनाव घूम गया है। हरियाणा में क्या होते हुए देखा तुमने, जो मैंने पहले से बोल रहा था, मैंने कोई आज नहीं बोल रहा हूं, मेरे वीडियो मिलेगा आपको। मैंने बोला कि बांग्लादेश के कारण कांग्रेस हरियाणा हारेगी, और उसके बाद जो बुलडोजर बाबा ने बोल दिया कि बटोगे तो कटोगे, वो हरियाणा से उठकर महाराष्ट्र तक आ गया, गांव गांव पहुंच गया, और महाराष्ट्र में कांग्रेस की और पूरे एंटी बीजेपी वालों की हालत क्या हुई तुमने देखा है। बिहार में भी देखा है, दिल्ली में देखा है। तो ये तो सब दूर के है, बंगाल लगा हुआ है, सटा हुआ है बांग्लादेश से। तो 2 साल से बंगाल का हिंदू घायल है। अब चुनाव आया तो वो घातक बन गया है। अब घातक किसके लिए बनेगा, बीजेपी के लिए नहीं, ममता के लिए घातक बनेगा। एज सिंपल एज दैट, ये समझना जरूरी होता है। एक लड़की को एक लड़का अच्छा लगता है, एक लड़के को एक लड़की अच्छी लगती है, एक दूसरे को वो पसंद करते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बताते। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताने की नहीं है, समझने वाले समझ जाते हैं। अगर लड़की के हो या लड़के के हो, नजदीकी लोग होते हैं, वो पूछते हैं क्या चल रहा है तुम्हारा, है ना। तो वोटर जो होता है और पार्टी होती है, उनका रिश्ता वैसे मोहब्बत का होता है।
वो समझने की बात होती है, बताने की बात नहीं होती। लेकिन भाऊ क्या जो डेमोग्राफिक बदलाव मुर्शिदाबाद मालदा वगैरह में हुए और मालदा में जिस तरह की हिंसा हुई, वो सारी घटनाएं और 90 लाख वोटरों के फर्जी वोटरों के नाम कटना, चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी सख्ती बरतना, उन सब के मद्देनजर ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, या आपको लगता है कि सच में बहुत ज्यादा घायल है वहां के हिंदू इसलिए वो घातक होंगे ममता बनर्जी के लिए? इसलिए ममता की छटपटाहट जोरों से है ना। एक बात तो माननी पड़ेगी, ममता दीदी जो है वो उद्धव ठाकरे नहीं है, वो जमीन से जुड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे घर से नहीं निकलते और ममता देर रात को घर पहुंचते, पूरा दिन रास्ते पर रहती है, घर के बाहर रहती है। तो आम ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो ममता को भी पता है, जो बदलाव हो रहा है। इसलिए तो माँ माटी मानुष छोड़कर वो मछली मटन मुर्गा पर आ गई है कि उसको मालूम है हिंदू भरोसे का नहीं है। अगर भरोसा है तो मुस्लिमों पर करना पड़ेगा, मांसाहारियों पर करना पड़ेगा। तो मांसाहारी बंगाली भी होते तो बीजेपी वाले मछली लेकर घर घर घूमने लगे कि भाई हमने कहां रोका है। लेकिन ममता को यह बोलना पड़ा आज अचानक, इसका कारण यह है कि वो जानते हैं कि हिंदू वोट पर अब भरोसा नहीं। एक एक मुस्लिम वोट मुझे ही मिलना चाहिए, वो बता रहे साफ साफ। तो डेमोग्राफी में क्या हो गया उस पर मैं नहीं जाता, उसकी मुझे जरूरत नहीं लगती। अगर एक बात और बता दो, 84% कुछ वोटिंग हुआ था। नेशनल एवरेज वोटिंग का जो होता है वो 65-62% वगैरह होता है। बंगाल में 14-15% ज्यादा वोटिंग होता है और गुंडागर्दी होती है वगैरह वगैरह। वो बोगस वोट होते हैं, वही तो चलता है। अगर वो काटे गए तो 14% निकल गए। 7.25 करोड़ में से 90 लाख निकालो तो कितना होता है? 14%, 15% होता है। वही तो बंगाल का एक्स्ट्रा वोटिंग है। अगर वही निकल गया है तो ममता क्या करेगी? उस बोगस वोट पर चलती थी ना, तो वो क्या। और भाव पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तो कई सीटों पर 500 वोटों का मार्जिन था, जीत हार का 1000 का था, और ममता को अच्छे तरीके से पता है कि वहां ही उन्होंने प्लांट किए हुए थे फर्जी वोटर। इसीलिए आप सही कह रहे हैं कि नींद उड़ी हुई है, और यहां तक बरगला रही है लोगों को कि देखो सीआरपीएफ की जो गाड़ियां बख्तरबंद आ रही हैं, अयोध्या से होकर आ रही हैं, तुमको मारने के लिए आ रही, तुम पर हमला करने के लिए आ रही। अब एक बात बताओ कि अयोध्या से होकर आई हुई जो बख्तरबंद गाड़ी है वो मारने के लिए है, मैं मानता हूं, सही बोल रहे, लेकिन मारेगी किसको? हिंदुओं को मारेगी, मुस्लिमों को मारेगी ना। जो गैर हिंदू है उसको मारेगी। अगर ममता सच बोल रही है तो ममता बोल रही है वो मुस्लिमों के लिए सच है, मानो सच है। तो हिंदू बोलेगे साला अच्छा है, हमको तो नहीं मारेगी ना। तो ममता एक तरीके से बोल रही है कि ये आपके बचाव के लिए आ रही है, मुस्लिमों को मारने के लिए आ रही है। तो दिमाग कितना सैर भैर हो गया उसका। ममता अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी बार बार मार रही है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर बीजेपी के लिए बख्तरबंद गाड़ियां आ रही है तो हिंदुओं पर हमला नहीं करेगी, इतना साफ है। तो ममता डरा रही है मुस्लिमों को, लेकिन उससे पोलराइजेशन बढ़ाने में हाथ जुटा रही है। उसका फायदा तो बीजेपी को होगा। और मैं तो मानता हूं कि हसीना वाजेद और बांग्लादेश का जो मामला है उसके बाद बांग्लादेश में बड़ी भारी तादाद में ये, अब एक बात छोड़ो, बाकी की बातें छोड़ो, हम एबीपी यानी आनंद बाजार पत्रिका, ये तो बंगाली अस्मिता का पेपर है, वो अगर बीजेपी को 139 to 149 बता रहा है, उसका मतलब क्या है? 10-15 दिन पहले जो जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, ट्रैकर आ रहे थे, बीजेपी को 100 तक नहीं दे रहे थे, जबकि भाऊ जोर से कर फरवरी के पहले हफ्ते से 150 प्लस बोल रहा है। तो जब जो बात मैंने 8 हफ्ते पहले बोली, ये इनके समझ में आने के लिए 8 हफ्ते लग गए। तो मेरा भी गोल पोस्ट बदल गया। मैंने अब
175 के आगे निकल गया हो। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ममता दीदी ट्रिपल फिगर में नहीं जाएगी, 100 के नीचे अटकेगी। हाँ, अगर मुझे गलत साबित करना है कि 50 के नीचे भी आ जाएगी, अगर मुझे गलत साबित करना है, वरना 75 के आसपास वगैरह आगे पीछे रह सकती है। भाव और इसका इसका प्रमाण 23 अप्रैल को मिलेगा फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड का वोटिंग परसेंटेज अगर 75 से लेकर 80 तक हो जाता है और वायलेंस कम होता है, तो मानो ममता 75 के नीचे आ गई। ये 23 तारीख को तय कर सकते हो। 29 का वोटिंग, मतगणना तो दूर की बात है, 29 का वोटिंग होने तक की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। 23 अप्रैल को पता चलेगा रात को देर या 24 को सुबह कितना परसेंटेज वोट हुआ है। जैसे अभी कल असम का आ गया 85 वगैरह कुछ हो गया, तो बात साफ हो गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो वैसे मैं मानता हूं कि 144 सीट का जो पहला 23 को वोटिंग होने वाला है, उसमें कितना वोटिंग परसेंटेज होता है और कितना वायलेंस हो सकता है। अगर उसमें वायलेंस कम आ गया और वोटिंग परसेंटेज 75 से 80% तक आ गया, तो मान लो ममता बुरी तरह से हार रही है। और किसी एक वीडियो में तो मैंने बोल दिया कि ममता आईने में दिखती है तो उसको खुद का चेहरा नहीं दिखता, बुद्धदेव भट्टाचार्य दिखता है। 15 साल पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री होते हुए अपने चुनाव क्षेत्र में भी हार गए, राज्य में भी हार गए। तो वही रिपीट होने जा रहा है। और ममता अगर अभी भी संभल नहीं पाई तो बंगाल में बिहार हो जाएगा। बिहार में 224 में 200 क्रॉस किया था, या 250 तक गए तो क्या करेगी ममता? क्योंकि बात ये ना, लोग ममता को हराना चाहते, बात बीजेपी को जिताने की है ही नहीं। चुनाव जब ऐसे हो जाता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, बस ये चीज नहीं, ये चीज नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो एक कमांडो वगैरह में काम करने वाला एक है, उसकी बीवी जो है वो मेरी फॉलोअर है, वो मुझे मिली थी बीच में। तो उसने एक बढ़िया बात मुझे बोली थी कि वो जो हमारे यहाँ उसको शंकर पाई बोलते हैं, दिवाली में बनाया जाता है, वो मानो रोटी जैसा होता है, मीठा होता है, और उसके ऐसे टुकड़े करके फ्राई किए जाते हैं और वो मीठा होता है। तो वो जब पहली बार 3 महीने कश्मीर में था, आ गया, तो दिवाली आई थी, तो उसने बीवी को बोल दिया ये शंकर पाड़े छोड़कर कोई कुछ भी बना। तो वो बोले, मैं हैरान हूँ, बोले क्यों? नहीं, हम 3 महीने से वही तो खा रहा हूं, वो सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। इसके लिए जो जंगल में दिन दिन रात रात 8-8 दिन नहाते नहीं, वैसे ही रहते, तो उसलिए खाने के लिए जो दिया जाता है राशन, वो शंकर पाड़े होते, क्योंकि 8-15 दिन ठीक रहते खाने के लिए। तो उसका इतना नौशे है कि दिवाली में तो होते हमारे यहाँ, लेकिन वो बोला इस दिवाली में हमारे घर में शंकर पाड़े नहीं होने चाहिए। तो बंगाल का जो वोटर है उसके माइंडसेट है कि बस ममता नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी करो, ममता नहीं चाहिए। अगर वोटर का माइंडसेट ऐसा है तो चुनाव का नतीजा आ गया है। और ये ममता भी जानती है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस ढंग से वो किसी पर भी चिल्ला रही है, किसी पर भी आरोप लगा रही है, ये आउटडेटेड स्टिंग वगैरह कर रही है, तो मानो उन्होंने हार मान ली है, हार मान ली है। और भाव, आपको ऐसा लग रहा है कि भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी खड़ी है, नंदीग्राम, ममता बनर्जी इस बार अपनी सीटें भी हारती हुई दिख रही हैं आपको? क्योंकि 25% वोटर तो ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से भी कम हुए। नहीं, वो कम कितने हुए छोड़ दो, मैं तो आपको एक बात बता दो। 1-1.5-2 महीने पहले जब एसआईआर का नया नया झगड़ा शुरू हुआ था, उस वक्त वो राजीव रंजन जो है, माहौल क्या है करता है ना, वो वहां गया था, कालीघाट या कुछ है ना। तो ममता की घर से 3-4 घर दूरी पर एक 50-60
उम्र की महिला बैठी थी, उसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ है, वो वीडियो मिलेगा शायद, ढूंढूंगी। तो वो पूछता है कि ये एसआर का क्या हो गया, वो बोली हमारे यहाँ अच्छा हो गया, हमको पूछा था, फॉर्म आए थे, हमने भर के दिए, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। वो एसआर के बारे में बड़ी अच्छी सराहना प्रशंसा कर रही थी। तो बाद में उसने पूछा यहाँ का माहौल क्या है, क्या हो सकता है, वो बोली उस पर नहीं बोलेंगे। उसका मतलब उसका वोट पता चलता है, वो वहां बैठकर ममता के खिलाफ बोलने में डरती नहीं, डरेगी नहीं, लेकिन बोलना नहीं चाहती, इसका मतलब उसका वोट ही ममता के खिलाफ है। तो वो समझो क्या है। और एक उसका और एक उदाहरण मैं दूंगा। कल पैसों तो एक वीडियो देख क्या थे, ओपिनियन पोल देख रहा था। तो ओपिनियन पोल में डेटा भी बोलता है, ऐसे मैं मानता हूं। उसमें एक सवाल था कि एसआर के बारे में आपका क्या मुद्दा है, क्या मानना है, मान्यता है। तो 66% लोग उस ओपिनियन पोल में बोलते हैं कि एसआर बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए था। इसका मतलब क्या निकलता है, डेटा बोलता है, आपको सुनना चाहिए। अगर वो बोल रहे 66% एसआर होना चाहिए था, हुआ ये सही है, अच्छा हुआ है, तो वो बोलता है कि ममता झूठी है। और वो 66% किस आधार पर ममता को वोट देगा, उसमें से 1% भी। तो ममता के खिलाफ 66% वोट है, ये उसी ओपिनियन पोल में सामने आता है। अब आप अपने कंक्लूजन में ममता को 160 और 170 दिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं, आपका डेटा बोल रहा है, आपका डेटा बोल रहा है, आप क्या कंक्लूड कर रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है। और दूसरा सवाल था कि किस मुद्दे पर आपको वोट दोगे, आपका टॉप मोस्ट मुद्दा क्या है। तो उसमें से 58% बोलते हैं कि डेवलपमेंट हमारा सबसे ऊपरी मुद्दा है। अब ममता तो डेवलपमेंट पर बोलती नहीं, अमित शाह और मोदी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ये 54% है। अब ये कौन बोल रहा है, मोदी बोल रहा है, ना ममता बोल रही है। तो सीधा सीधा डेटा बोल रहा है, कोई सेफोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। बच्चा रो रहा है, पेट पर हाथ मार रहा है, तो मां को पता चलता है उसको भूख लगी है। इसके लिए किसी चाइल्ड एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, डेटा बोल रहा है, साफ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर 66% और ये जो आंकड़े मैंने अभी बताए, तो और ममता की घर से सामने से अगर ये ढोल ताशे बजाकर लोग, तो कहीं डर नहीं है, वोटिंग बड़े परसेंटेज होगी। हाँ, एक बात है, चुनाव के नतीजे के बाद वायलेंस होगा, ये भी मैं मानता हूं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि उस वायलेंस को रोकने के लिए ये बड़ी तादाद में सीआरपीएफ वहां है, लेकिन वायलेंस उल्टा होगा। टीएमसी के कार्यालय जलाए जाएंगे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का पीटा जाएगा, क्योंकि घायल घातक हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाऊ। और दूसरा ये है कि जो 500 बटालियन सीआरपीएफ की वहां तैनात की गई है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ये वहां पर तैनात रहेंगी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ना कि इस बार उल्टा होगा तो फिर भी वायलेंस तो होगा ही होगा। और सही कह रहे हैं आप कि हिंदू जो है वो इस वक्त घायल है और ज्यादा घातक है, उनको किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी नहीं चाहिए। और ये बात ममता बनर्जी भांप चुकी है, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं, और इसीलिए शायद ये स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया ताकि मुस्लिम वोट बैंक में टूट ना हो और सारा का सारा उनको मिले। क्योंकि जैसे ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, ओवैसी ने भी किनारा कर लिया है हुमायूं कबीर से, तो ममता बनर्जी शायद अपनी चाल में कामयाब होगी। लेकिन भाव, ममता बनर्जी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। पिछली बार पैर में पट्टी बांधकर घूमती रही थी पूरे चुनाव में, जब उनको हार दिखने लगी थी, और फिर सिंपैथी वोट उनको मिल गया। आपको लगता है कि इस बार भी ममता कोई ना कोई ऐसा दाव करेगी? नहीं, वो करने से फायदा नहीं है। वो कहानी है ना, शेर आया शेर आया,
अब लोग थक चुके हैं, अब लोग थक चुके। ये दाव क्या करेगी वो छोड़ दो, उस पर मत जाओ। एक ही कंक्लूजन है, ममता कितने कम सीटों से हारने वाली है, बस यही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है भाऊ, चलो अब तो वहां पर चुनाव प्रचार जोर से चल रहा है और 23 को वोटिंग होगी, उसके बाद काफी हद तक जैसे आप कह रहे हैं तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है इस बार की ममता बनर्जी की हार तय है। भाऊ आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल के चुनाव का क्या नतीजा रह सकता है, कैसे ममता बनर्जी इस बार बाजी बुरी तरह से हार रही, इस पर जो विश्लेषण किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।